सेल 2 सेंटेंस स्केल 27B C2S स्केल। हाल ही में गूगल ने AI मॉडल सेल 2 सेंटेंस स्केल 27B C2S स्केल विकसित की है, जो कैंसर के उपचार के नए मार्ग की पहचान करने में सक्षम है। C2S स्केल 27 अरब मानदंडों वाला एक आधारभूत मॉडल है, जिसे व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को समझने हेतु डिजाइन किया गया है। विकासकर्ता गूगल डीप माइंड और गूगल रिसर्च। मूल विचार, इसे कोशिकाओं की भाषा को समझने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जीन और प्रोटीन अभिव्यक्ति के जटिल प्रतिरूप जो कोशिकीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लाफोरा रोग। हाल ही में लाफोरा रोग, जो एक दुर्लभ घातक आनुवंशिक विकार, अनुसंधान और जागरूकता प्रयासों की प्रगति के कारण खबरों में रहा है। लाफोरा रोग एक दुर्लभ और गंभीर आनुवंशिक विकार है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक मिर्गी PME नामक समूह का हिस्सा है। यह बीमारी आमतौर पर किशोरावस्था 10 से 18 वर्ष में शुरू होकर शीघ्र ही गंभीर रूप धारण कर लेती। इसका नामकरण स्पेनिश न्यूरोलॉजिस्ट गोंजालो रोड्रिग्ज लाफोरा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बीमारी की खोज की थी। लाफोरा रोग यह EPM2A या NHLRC1 EPM2B जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये जीन ग्लाइकोजन ऊर्जा के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की शर्करा के प्रबंधन में मदद करता है। उत्परिवर्तन के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य शर्करा जमा जिसे लाफोरा बॉडी कहा जाता है हो जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। यह सामान्य मस्तिष्क कार्य में बाधा डालता है। भारत में लाफोरा रोग यह बीमारी भारत में उन राज्यों में पाई गई है जहां सगोत्र विवाह, करीबी रिश्तेदारों के विवाह अधिक प्रचलित है। वर्तमान में लाफोरा रोग का कोई उपचार नहीं और उपचार मुख्य रूप से लक्षणों के प्रबंधन पर केंद्रित है। नैनोप्लास्टिक का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली ने हाल ही में अध्ययन से पता चला कि सिंगल यूज प्लास्टिक PET बोतलों से उत्पन्न नैनोप्लास्टिक मनुष्यों के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। मुख्य INST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वास्थ्य संस्थान है। नैनोप्लास्टिक अत्यंत छोटी प्लास्टिक कण हैं जो आकार में 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। ये उपभोक्ता पैकेजिंग सहित बड़े प्लास्टिक अपशिष्ट के टूटने से बनते हैं। स्रोत में सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे PET बोतलें, कैरी बैग और खाद्य पैकिंग का विखंडन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने, यांत्रिक घर्षण और औद्योगिक कर्तन, श्रेडिंग जैसे क्षरण प्रक्रियाएं, प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, रिसाइकलिंग और अनुचित निपटान के दौरान इनका निकलना स्वास्थ्य पर प्रभाव। आंतरिक संचय। नैनोप्लास्टिक भोजन, पानी, हवा और पैकेजिंग संपर्क के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं तथा ऊतकों में जमा हो सकते हैं। माइक्रोबायोम में व्यवधान ये उन लाभकारी आंत जीवाणु गट बैक्टीरिया में बाधा डालते हैं जो प्रतिरक्षा, चयापचय और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर की रक्षा प्रणाली कमजोर होती है। कोशिकीय क्षति। प्रमाणों के अनुसार ये मानव कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव, DNA विखंडन, चयापचय में बदलाव और सूजन संबंधी संकेतों को बढ़ावा देते हैं। रक्त पर प्रभाव। उच्च सांद्रता लाल रक्त कोशिका RBC की झिल्लियों को अस्थिर कर देती है, जिससे हीमोलिसिस हो सकता है और ऑक्सीजन परिवहन बाधित हो सकता है। प्रणालीगत जोखिम। इनका छोटा आकार और जैव सक्रिय प्रकृति इन्हें जैविक बाधाओं को
पार करने की अनुमति देता है, जो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस (जीडीएम) दक्षिण भारत में प्रसव पूर्व एंटीनेटल क्लिनिकों के लिए हालिया स्ट्राइव अध्ययन के पता चला कि प्रारंभिक जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस (ईजीडीएम) से देर से होने वाले जीडीएम एलजीडीएम की तुलना में अधिक प्रचलित है और माताओं के लिए दीर्घकालिक मधुमेह का जोखिम पैदा कर सकता है। मुख्यतः प्रसार प्रारंभिक जीडीएम ईजीडीएम 21.5%, देर से होने वाला जीडीएम एलजीडीएम 19.5% है। प्रारंभिक स्ट्राइड अध्ययन भारत, यूके, केन्या दर्शाता है कि जीडीएम अक्सर 16 सप्ताह पूर्व शुरू होता है, जो लगभग 5 में से 1 महिला को प्रभावित करता है। दीर्घकालिक जोखिम एलजीडीएम की तुलना में ईजीडीएम भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के उच्च जोखिम से जुड़ा है। जोखिम कारक में ईजीडीएम गर्भावस्था की शुरुआत में अधिक वजन, बीएमआई, कमर का मोटापा, रक्तचाप और एचबीए1सी। एलजीडीएम मधुमेह के आनुवंशिक मौजूदगी के साथ मजबूत संबंध। स्क्रीनिंग रणनीति: 16 सप्ताह से पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एफपीजी और एचबीए1सी का उपयोग करके प्रारंभिक स्क्रीनिंग, और यदि परिणाम असामान्य हो तो 24 से 28 सप्ताह में दोबारा जांच। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस (जीडीएम) गर्भावस्था के दौरान पहली बार उच्च रक्त शर्करा हाई ब्लड शुगर का दिखना, जो आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद समाप्त हो जाती है। जीडीएम का वर्गीकरण: ईजीडीएम गर्भावस्था से शुरुआती 20 सप्ताह से निदान प्रारंभ किया जाता है। एलजीडीएम गर्भावस्था 24 से 28 सप्ताह के बीच निदान किया जाता है। कारण: हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ा हुआ इंसुलिन प्रतिरोध। यह शरीर में रक्त शर्करा इंसुलिन रेजिस्टेंस, यह शरीर की रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षमता को कमजोर करता है। निदान समय में जीडीएम आमतौर पर गर्भावस्था में 24 से 28 सप्ताह के बीच पहचाना जाता है। प्रारंभिक जांच का महत्व: प्रारंभिक कार्रवाई की आवश्यकता। विशेषज्ञ जब गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक ग्लूकोज परीक्षण की सलाह देते हैं। पहली तिमाही में उच्च रक्त शर्करा बच्चे की चयापचय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और तथा भविष्य संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकती है। फैन चालू करो। मूंगफली से फायदा होता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस 11वीं इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (आईडीएफ) डायबिटीज एटलस ने चेतावनी दी है कि मुख्य रूप से शहरीकरण और उम्र बढ़ने एजिंग के कारण 2050 तक वैश्विक रूप से मधुमेह के मामले बढ़कर 900 मिलियन हो सकते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (आईडीएफ) का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है, जो 250 से अधिक राष्ट्रीय मधुमेह संघों के वैश्विक नेटवर्क के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। वैश्विक प्रभाव: वैश्विक मधुमेह के मामले में 2024 में लगभग 500 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 850 से 900 मिलियन होने का अनुमान है, जो 20 से 79 वर्ष की आयु के 13% वयस्कों को प्रभावित करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों 189 मिलियन की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पहले से ही मधुमेह का बोझ अधिक 400 मिलियन है और 2050 तक इस अंतर के और बढ़ने की उम्मीद है। भारत की हिस्सेदारी: मधुमेह से प्रभावित लोगों के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर। 2050 तक भारत में सबसे अधिक मधुमेह भार वाली शीर्ष 2 देशों में अपना स्थान बनाए रखने का अनुमान है। बढ़ते मधुमेह के पीछे कारण तेजी से शहरीकरण, जिसके कारण गतिशील जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और कम शारीरिक गतिविधि
बढ़ रही निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में वृद्धि से आयु में वृद्धि, जहां स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां दबावग्रस्त है, विशेष रूप से कार्यशील आयु के वयस्कों में कार्यस्थल तनाव और व्यवहार संबंधी जोखिम कारक, जिसमें मोटापा और खराब चयापचय मेटाबॉलिक स्वास्थ्य शामिल है। माइलोमा के लिए एंटीबॉडी थेरेपी एक नई बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडी थेरेपी लिनवोल्टामैब ने सभी 18 परीक्षण रोगियों को पता लगाने योग्य मल्टीपल माइलोमा कोशिकाओं को समाप्त करके उल्लेखनीय परिणाम प्रदर्शित किए हैं। गहन छूट डीप रेमिशन थेरेपी ने अत्यधिक संवेदनशील परीक्षणों पर कोई पता लगाने योग्य बीमारी नहीं नो डिटेक्टेबल डिजीज परिणाम दिए हैं, जो अपशिष्ट बची हुई माइलोमा कोशिकाओं को समाप्त करने की मजबूत क्षमता का संकेत है। प्रत्यारोपण मुक्ति दृष्टिकोण लिन्वोसल्टामैब रोगियों को हाई डोज कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से बचने में मदद करता है, जो वर्तमान में मानक फ्रंटलाइन उपचार बने हुए हैं। प्रतिरक्षा लक्षित सटीकता लिन्वोसल्टामैन CD3 T कोशिकाओं पर एक प्रोटीन जो कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है और माइलोमा बी सेल परिपक्वता प्रतिजनन BCMA से जुड़कर कार्य करता है। इन कोशिकाओं को संपर्क में लाकर यह एंटीबॉडी कैंसर के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर जो असामान्य एम प्रोटीन का उत्पादन करता है, जिससे सामान्य रक्त कोशिकाएं निर्माण बाधित होता है। स्वास्थ्य प्रभाव में रोगियों में आमतौर पर कैल्शियम का बढ़ना, गुर्दे की शिथिलता, एनीमिया और हड्डी के घाव क्रैब लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका परिणाम फ्रैक्चर, हड्डियों में दर्द और अंग क्षति होती है। निदान और स्टेजिंग निदान एम प्रोटीन परीक्षण बोन मैरो बायोप्लास्टी और इमेजिंग पर निर्भर करता है। स्टेजिंग के लिए इंटरनेशनल स्टेजिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उपचारों में कीमोथेरेपी, इम्यूनोड्यूलर्स, लक्षित थेरेपी जैसे कि पोमालिमोडाइड और ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट शामिल हैं। हालांकि इसका कोई स्थायी उपचार मौजूद नहीं है। एंटीबॉडी थेरेपी कैंसर कोशिकाओं या प्रतिरक्षा मार्करों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए इंजीनियर एंटीबॉडी का उपयोग करती है, जो आधुनिक ऑन्कोलॉजी कर्क रोग विज्ञान की आधारशिला बन गई है। यह कैसे कार्य करता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विशिष्ट प्रतिजनों से जुड़ते हैं और विकास संकेतों को अवरुद्ध करते हैं, प्रतिरक्षा विनाश को ट्रिगर कर सकते हैं या लक्षित हत्या टारगेटेड किलिंग के लिए विषाक्त पेलोड पहुंचाते हैं। अनुप्रयोग में इसका व्यापक रूप से कैंसर, ऑटोइज्म बीमारियों और वायरल संक्रमणों के खिलाफ उपयोग किया जाता है, जो बेहतर उपचार सहनशीलता के साथ उच्च विशेषता प्रदान करते हैं। ऑटोफेजी JNCASR के शोधकर्ताओं ने एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स को प्रारंभिक ऑटोफेगोसोम निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पहचाना है, जो स्राव से परे इनकी भूमिका का विस्तार करता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ऑटोफेजी यह क्षतिग्रस्त कोशिकांगों, प्रोटीन समूह और रोगजनकों को लाइसोसोम के माध्यम से नष्ट तथा प्रतिचक्रित करने के लिए एक लक्षित कोशिका प्रक्रिया है, जो ताकि सेलुलर होम्योस्टेसिस संतुलन बना रहे। प्रमुख चरण में फैगोकोर झिल्ली अग्रदूत की शुरुआत, दोहरी झिल्ली वाले ऑटोफैगोस का निर्माण, विघटन और पुनर्चक्रण के लिए लाइसोसोम के साथ संलयन
कोशिकी महत्व यह न्यूरॉन्स जैसी लंबी उम्र वाली कोशिकाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कोशिका विभाजन के माध्यम से क्षति को कम नहीं कर सकती है। एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स यह विकासवादी एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स यह विकासवादी रूप से संरक्षित 8 प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, जो कोशिका झिल्ली तक लक्षित पोटिका तस्तरी में शामिल है। नई कोशिका की पहचान हालिया शोध से पता चला है कि एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रारंभिक ऑटोफैगस बायोजेनेसिस निर्माण के लिए आवश्यक है, जो स्राव मशीनरी को ऑटोफैजी के साथ जोड़ता है। साक्ष्य यीस्ट मॉडल प्रणाली का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया कि एक्सोसिस्ट घटकों की हानि ऑटोफैगोसोम गठन को बाधित कर सकता है। महत्व अनुप्रयोग में न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, खराब सेलुलर अपशिष्ट निकासी को संबोधित करके अल्जाइमर, पार्किंसंस, हंटिंगटन रोगों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। कैंसर ऑटोफैजी की दोहरी भूमिका को समझने में मदद करता है। शुरुआती चरणों में ट्यूमर का दहन उन्नत जीवित रहने में सहायता। दवा विकास में ऑटोफैजी मार्गों के सटीक ग्लाइक मॉड्यूलेशन के लिए प्रारंभिक आणविक लक्षणों की पहचान करता है। नाइट्रोफ्यूरॉन सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय ब्रांड के अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग होने के आरोपों के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते एफएसएसएआई ने राष्ट्रव्यापी अंडा सुरक्षित अभियान एग सेफ्टी ड्राइव शुरू किया है। नाइट्रोफ्यूरॉन कृत्रिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी दवाएं हैं। इसका उपयोग पहले पोल्ट्री, पशुधन और जलीय कृषि में जीवाणु कोशिकाओं के जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता था। प्रमुख यौगिक में फुराजोलिडोन, फुराल्टाडोन, नाइट्रोफ्यूरोटोन। रासायनिक विशेषता, इसकी पहचान नाइट्रो समूह के साथ एक फ्यूरॉन रिंग से होती है। अवशेष और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। मेटाबोलाइट्स ये शरीर में तेजी से टूटकर स्थिर ऊतक बंध अवशेषों AOZ, AMOZ, AHD और SEM में बदल जाते हैं, जो मांस, अंडे, दूध और समुद्री भोजन में लंबे समय तक बने रहते हैं। स्वास्थ्य जोखिम, दीर्घकालिक अध्ययनों में इन्हें कार्सिनोजेसिस, कैंसरकारी और म्यूटाजेनेसिस जीन में परिवर्तन करने वाले प्रभावों से जोड़ा गया है। नियामक स्थिति, वैश्विक प्रतिबंध, यूरोपीय संघ, EU और कई देश खाद्य उत्पादक जंतुओं में नाइट्रोफ्यूरॉन के लिए जीरो टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता लागू करते हैं। इसका पता लगाने का अर्थ अवैध उपयोग है। भारत जांच में AOZ 0.74 UG प्रति kg पाया गया है, जो भारत में स्वीकार्य सीमा 1 UG प्रति kg से कम है, लेकिन वैश्विक प्रतिबंधों को देखते हुए यह अभी भी चिंता का विषय है। पोषण संबंधी संदर्भ में अंडे ये पोषक तत्वों के युक्त बने हुए इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12, कोलिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। परामर्श स्थिति, वर्तमान निष्कर्षों के आधार पर किसी भी स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अंडे से परहेज करने की सिफारिश नहीं की है। मलेरिया परजीवी की गति। नेचर फिजिक्स के एक नए अध्ययन से
एक नए अध्ययन ने बताया कि कैसे मलेरिया परजीवी मानव त्वचा के साथ महत्वपूर्ण यात्रा करने के लिए स्थिर कॉर्क स्क्रू जैसे सर्पिल गति का उपयोग करता है। स्थिरता के लिए सर्पिल गति मलेरिया के स्पोरोजोइट्स दाहिनी ओर मुड़ने वाले सर्पिल पथ पर चलते हैं, जो आंतरिक कलर्ड नॉइड्स द्वारा निर्देशित होते हैं। यह जैविक अनियमितता के बावजूद दिशात्मक स्थिरता सक्षम बनाता है। विस्तारित गति क्षमता गणितीय मॉडल दर्शाते हैं कि सर्पिल गति रैखिक सीधी गति की तुलना में अधिक प्रभावी विस्थापन की अनुमति देता है, जिसमें स्पोरोजोइट्स कार्यात्मक रूप से भी अधिक सीधे हो जाते हैं। केशिका स्तर का अनुकूलन हेलिक्स चिप 13 UM लगभग और त्रिज्या 3 UM कोशिकाओं के आयाम के समान होते हैं, जो रक्त कोशिकाओं के चारों ओर कुशल लूपिंग की मदद करते हैं और यकृत तक पहुंचने में सफलता सुधार करते हैं। व्यापक निहितार्थ ये अंतर्दृष्टि बायोमेडिकल माइक्रो रोबोट डिजाइन को सूचित कर सकती है, विशेष रूप से जटिल ऊतकों और संवहनी वातावरण के माध्यम से नियंत्रित नेविगेशन के लिए। मलेरिया परजीवी रोगजनक मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है, जो संक्रामक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। संक्रामक क्षरण स्पोरोजोइट्स गतिशील संक्रमण रूप होते हैं, जो मच्छर के काटने के दौरान मनुष्य में इंजेक्ट किए जाते हैं। मनुष्य में जीवन का यकृत चरण स्पोरोजोइट्स रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, लीवर यकृत की ओर जाते हैं और हेपेटाइटिस के अंदर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रक्त चरण में यह यकृत कोशिकाओं मेरोजोइट्स छोड़ती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं RBC का कारण बनती हैं, RBC का पर आक्रमण करती हैं। रोग की अभिव्यक्ति मेरोजोइट्स द्वारा RBC के बार आक्रमण और फटने के कारण लगातार बुखार, एनीमिया और सूजन होती है, जिसमें चिकित्सीय मलेरिया होता है। व्हाइट स्पॉट रोग केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि राष्ट्रीय निगरानी के तहत व्हाइट स्पॉट रोग के मामले पाए जाने के बावजूद आंध्र प्रदेश में झींगा श्रिम्प के प्रयोग में कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। व्हाइट स्पॉट रोग प्रकृति और कारण व्हाइट स्पॉट रोग झींगा का एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस WSSV के कारण होता है। यह तटीय जलीय कृषि कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए एक प्रमुख खतरा है। प्रभाव इसके कारण कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और निर्यात उन्मुख जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला बाधित होती है। उपचार में इसका कोई उपचारात्मक उपचार उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन प्रमुख रूप से रोकथाम और शीघ्र पता लगाने पर केंद्रित है। निदान और प्रबंधन में PCR आधारित परीक्षण के माध्यम से प्रारंभिक निदान, फर्म सस्ता नियंत्रित जांच और संक्रमित व्यक्ति को तुरंत हटाना शामिल है। रोकथाम के उपाय राष्ट्र निगरानी, शीघ्र पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए PMSY के माध्यम से जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAAD के तहत लागू किया है। जैव सुरक्षा आयातित ब्रूड स्टॉक का क्वारंटाइन, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण CAA के साथ हैचरी और फर्मों का पंजीकरण तथा विशिष्ट रोगजनक मुक्त SPF झींगा को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी प्रयोग बीमारी के
जोखिम को कम करने के लिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली RAS को बढ़ावा देना है। सरकारी सहायता, जलीय कृषि, फसल बीमा, प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए PMMKSSY के तहत प्रदान किया जाता है। डिजिटल रिपोर्ट फिश डिजीज़ मोबाइल ऐप किसानों, क्षेत्र अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच वास्तविक समय में समन्वय सक्षम बनाता है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 विश्व खाद्य संगठन। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2015 से 2024 की अवधि में तपेदिक घटनाओं में 21% की गिरावट दर्ज की है। वैश्विक स्वास्थ्य बोझ 2024 में 10.7 मिलियन लोग तपेदिक से पीड़ित हुए। 1.23 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें तपेदिक विश्व में शीघ्र 10 जानलेवा बीमारियों में शामिल है और संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है। होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण बनी हुई उच्च मामले वाले देश। वैश्विक तपेदिक मामलों में 87% मामले 30 देशों में केंद्रित हैं: भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और बांग्लादेश मिलकर वैश्विक मामलों में 67%। उच्च मामले वाले देश वैश्विक तपेदिक मामलों में 87% सस्ते 30 देशों में शामिल हैं देशों में केंद्रित है: भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बांग्लादेश। विस्तार मिलकर वैश्विक मामलों में 67% के लिए उत्तरदायी हैं। वित्त पोषण तपेदिक रोकथाम और उपचार के लिए वैश्विक वित्त पोषण 2024 में 5.9 बिलियन था, जो 2027 में 22 मिलियन के वार्षिक लक्ष्य से अत्यधिक कम है, जिसका मूल्यांकन प्रयासों के खतरे में है। भारत संबंधी विशिष्ट मामलों की गिरावट। भारत में तपेदिक के मामलों में 21% की गिरावट, जो 2015 में प्रति लाख 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 हो गई है तथा वैश्विक औसत गिरावट में दोगुनी हुई है। वैश्विक भारांश प्रगति के बावजूद भारत अभी भी वैश्विक तपेदिक मामलों में लगभग 25% के लिए उत्तरदायी है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है। मृत्यु दर में कमी। तपेदिक से होने वाली मृत्यु दर 2015 में प्रति व्यक्ति प्रति लाख 28 से घटकर 2024 में प्रति लाख 21 हो गई है, जो बेहतर निदान उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाती है। राज्यवार प्रतिरूप में सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश। अन्य उच्च भार वाले राज्य महाराष्ट्र, बिहार, MP। अधिकतम प्रसार दर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। प्रभावित अंग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। फुफ्फुस तपेदिक लेकिन अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। प्रभावित अंग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। संचरण प्रणाली
यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने पर वायु में मौजूद बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। प्रकार में फुफ्फुसीय टीबी फेफड़ों का निर्माण और फुफ्फुसीय टीबी फेफड़ों का संक्रमण सर्वाधिक संक्रामक फेफड़ों के अतिरिक्त टीबी यह लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, पेट, मस्तिष्क आदि को प्रभावित करता है। लक्षण में लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन में कमी, थकान और गैर जोखिम अवस्था लगातार खांसी, रात में पसीना आना, वजन में कमी, थकान, गंभीर अवस्था में खून की उल्टी। एमडीआर टीबी दवा प्रतिरोधी तपेदिक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जैसे टीबी को रिफैम्पिसिन और मायोसोन आइसोनियाजिड दो लगभग प्रभावी प्राथमिक उपचार दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देती है। विश्व तपेदिक रिपोर्ट वैश्विक तपेदिक बोझ प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्षेत्रों का मुख्य वार्षिक मूल्यांकन। इसे तपेदिक रिपोर्ट का प्रकाशक WHO है। अंतराल प्रति वर्ष प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट वैश्विक क्षेत्रीय अंतर तपेदिक आंकड़े प्रदान करता है। निगरानी वित्तपोषण स्वायत्त प्रणाली में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया की अत्यंत महत्व है। उच्च वैश्विक बोझ तपेदिक को कम करने संबंधी पहले में वैश्विक प्रयास टीबी उन्मूलन रणनीति। विश्व संगठन ने 2015 से 2030 तक तपेदिक होने की मृत्यु 90% और इससे मामलों में 80% टीबी उन्मूलन रणनीति 2015 से 2025-2030 तक तपेदिक से होने वाली मृत्यु 90% और वैश्विक अनुदान तपेदिक रोकथाम दिवस साझेदारी वित्तीय सहायता एकत्रण सार्वजनिक निजी संस्थानों वैश्विक अनुदान और तपेदिक रोकथाम प्रणाली वित्तीय सहायता एकत्रण सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना, सीमा पर टीबी निगरानी को मजबूत करना, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में वैश्विक अनुदान और तपेदिक रोकथाम वित्तीय सहायता एकत्रण सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना तथा सीमा पर टीबी निगरानी को मजबूत करना, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश 2024 से 25 बेहद परिणाम प्राप्त किए गए और त्वरित निदान, कम अवधि के एमडीआर टीबी उपचार और एकीकृत टीबी मधुमेह प्रबंधन के लिए
प्रोटोकॉल। भारतीय प्रयास में तपेदिक राष्ट्रीय तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) विश्व स्वास्थ्य संगठन की तपेदिक उन्मूलन रणनीति के अनुरूप वर्ष 2025 तक तपेदिक का उल्लेखनीय वैश्विक असंरचना 9,300 है। AI आधारित स्क्रीनिंग नैदानिक संरचना 9,391 त्वरित आणविक परीक्षण केंद्र और 107 ड्रग संवेदनशील परीक्षण प्रयोगशालाएं विश्व का चौथा निदान की जाती है। AI आधारित स्क्रीनिंग 500 से अधिक AI आधारित हैंडहेल्ड चेस्ट एक्सरे यूनिट स्थापित की जा चुकी है। लगभग 1500 और यूनिट स्थापित की जा रही है। विकेंद्रीकृत देखभाल 1.78 लाख अनुमान आरोग्य मंदिर विकेंद्रीकृत देखभाल 1.78 लाख आयुष्मान आयोग मंदिर के माध्यम से तपेदिक सेवाएं प्रदान की जा सकती, जिससे त्वरित विकेंद्रीकृत देखभाल 1.60 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से तपेदिक सेवाएं प्रदान की जा रही, जिससे अंतिम छोर तक पहुंच कुछ सुधार हो सके। पोषण सहायता निक्षेप पोषण योजना के तहत आज उधार की पूरी अवधि के लिए डीबीटी राशि 500 रुपये से बढ़कर 1500 प्रति माह कर दी गई है।